गुड इवनिंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज उसके बाद जैसे कि संधि, समास का ये सब चीज़ हो चुके हैं, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा, ठीक है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। आज एक महत्वपूर्ण और सामान्य सा टॉपिक है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है वाच्य। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग वाच्य की बात करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं या वाच्य क्या है, वाच्य कौन कौन से हैं हिंदी में, उसको देखते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में वाच्य वाच्य बात करते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? वॉइस। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में इसको वॉइस कहा जाता है। वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने प्रकार हैं और इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण होता, पूछ देता है एक वाक्य देके कि ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, ठीक है, कृत्यवाच्य है। तो इस वाच्य क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। तो आज इसकी क्लास है और एक ही क्लास में ये समाप्त भी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा टॉपिक विशाल नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं कि वाच्य क्या है। हम लोग बात करते हैं वाच्य की। तो वाच्य क्या होता है? देखिए, अगर क्रिया का कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, ठीक है, अगर क्रिया का कर्ता कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार जब प्रयुक्त होता है तो वो वाच्य कहलाता है। जब क्रिया कर्ता के, कर्म के या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त की जाती है तो वो क्या कहलाती है? वाच्य कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? वाच्य कहलाएगी। उसको एक लाइन में समझ लीजिए और इसकी परिभाषा यही बस सेम होती है। इसकी दो तीन ठो परिभाषा पहले लिख लीजिए सामान्यतः। पहली परिभाषा लिखिए, क्रिया क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। वाक्य में प्रधानता किसकी है? किसकी है का मतलब है किसकी है? कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है? कर्ता, कर्म या भाव की। कर्ता, कर्म या भाव की, ठीक है। एक सामान्य सी बात ये हो गई कि क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है, ठीक है। कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। एक परिभाषा तो ये हो गई। एक परिभाषा अगर इससे थोड़ा सा सरल बना दिया जाए इसी को तो ये लिख सकते हैं कि क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव। क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के वचन, लिंग, क्रिया वाक्य का कर्ता, कर्म और भाव के वचन और लिंग
लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना, के अनुसार प्रयुक्त होना, प्रयुक्त होना या आना, प्रयुक्त होना या आना वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाच्य कहलाता है। एक बात ये हो गई कि क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के वचन और लिंग के अनुसार आना या प्रयुक्त होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। और यहाँ क्या बोला? क्रिया का वह रूप जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। बात दोनों समान है। ठीक है, अब ये समझ में आ रही, ये बात है कि आपको याद करने में कौन सी आसान लग रही? दोनों का मतलब सेम है कि क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। ठीक है, या क्रिया का कर्ता के, कर्म के या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना। अगर वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है तो प्रधानता कर्ता की हो गई, अगर क्रिया कर्म के अनुसार है तो प्रधानता कर्म की हो गई, और अगर प्रधानता भाव की है तो क्रिया भाव के अनुसार हो गई। तो बातें दोनों समान है। अब ये समझ में आ गई होगी कि वाक्य में क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता है, कर्म की है या भाव की है। और क्रिया का वह रूप जिसके अनुसार क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना या आना वाच्य कहलाता है। अब इससे ये समझ में आ जाएगा। अब वाक्य के अगर प्रकार देखें कि वाच्य के प्रकार क्या हैं, वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। तो वाच्य की भेद की बात करें तो वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। देख लेते हैं वाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं, इसको हम बात करते हैं। तो वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद हैं। पहला होता है, पहला क्या कहलाता है? कर्तरीवाच्य कहलाता है। पहला कर्तरीवाच्य। दूसरा कहलाता है कर्मवाच्य। और तीसरा क्या है? तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य, ये इसके 3 भेद होते हैं, 1, 2 और 1, 3। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य कितने हैं? 3 हैं, कर्तरी, कर्म और भाव। ये 3 भेद हो गए इसके। अब प्रत्येक को हम समझते हैं और प्रत्येक का ट्रिक भी आप लोग को बता देते हैं कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आई तो अच्छे से, और जैसे समझ में आई वैसे कर लेना है। देखिए पहला क्या था? पहला है आप लोगों का कर्तरीवाच्य। पहला क्या है? पहला है कर्तरीवाच्य। अब कर्तरीवाच्य क्या होती है इसको समझिए। कर्तरीवाच्य जहां क्रिया, कर्तरीवाच्य में लिखिए, कर्तरीवाच्य में जहां क्रिया, जहां क्रिया कर्ता के, जहां क्रिया कर्ता जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग, जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार, जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो वहां कर्तरीवाच्य होता है। वहां कर्तरीवाच्य होता है। वहां कर्तरीवाच्य होता है। सामान्य सी बात है कि जहां क्रिया किसके, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो वहां कर्तरीवाच्य होता है। मतलब प्रधानता किसकी है यहाँ पे? कर्ता की। अगर कर्ता की प्रधानता रहे तो कर्तरीवाच्य, कर्म की प्रधानता रहे तो कर्मवाच्य, और इन दोनों के अलावा किसी अन्य की यानी भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य। देखिए अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कर्तरीवाच्य है। अगर
इसका पहचान लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पहचान में ये लिख लीजिए कि यदि कर्ता के वचन व लिंग, यदि कर्ता के वचन व लिंग परिवर्तित किए जाएं, यदि कर्ता के वचन व लिंग परिवर्तित किए जाएं तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी। तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। ये पहचान है। अब कैसे? यदि कर्ता के वचन, यदि कर्ता के वचन व लिंग का, यदि कर्ता के वचन व लिंग परिवर्तित किए जाएं, यानी कि अगर कर्ता का वचन और लिंग को हम बदल देंगे तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है, अर्थात क्रिया भी बदल जाएगी, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। अब इसका उदाहरण से समझिए। जैसे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है ताकि स्पष्ट रूप से पहचान सकें आप लोग। जैसे में अगर लिखें तो नंबर 1 लिखें कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य के अनुसार अगर देखें कि वह पुस्तक पढ़ता है, वाक्य को देखें तो यहाँ पे वह क्या है? यहाँ पे वह जो है वो कर्ता है। कौन सी क्रिया हो रही है? तो ये हो रहा है वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये क्रिया हो रही है, इसकी पढ़ने की क्रिया हो रही है। क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ये हो गया कर्म। अब देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, इससे पता चल रहा है कि वह है तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो क्रिया भी क्या है? क्रिया भी पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी पुल्लिंग में है। ठीक है, अगर देखिए अगर इसी को थोड़ा सा बदल दें कि वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इस वाक्य में भी थोड़ा सा अगर पर देखा जाए तो क्या है कि वे क्या है? वे कर्ता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है? क्रिया है। ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। पुस्तक क्या हो गया? ये कर्म हो गया। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो वे है, तो वे क्या होता है? बहुवचन होता है। वे क्या है? बहुवचन है। पुस्तक तो एक वचन में है क्योंकि सिर्फ नाम है, और कोई भी नाम होता है तो एक वचन में रहता है। ठीक है, नाम है तो वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक नाम है और एक वचन में है। लेकिन यहाँ पे कर्ता क्या था? बहुवचन में था और पुल्लिंग था, तो यहाँ पे क्रिया क्या हुई थी? क्रिया जो थी वो भी हो जाएगा पुल्लिंग में। यहाँ पे वे क्या है? कर्ता है। कित में है? बहुवचन में है। तो यहाँ पे पढ़ता है रहता तो एक वचन, लेकिन पढ़ते हैं तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया बहुवचन। यानी कि क्रिया, कर्म बदली तो क्रिया बदल गया, सॉरी कर्ता बदली तो क्रिया बदल गया। अगर कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही हो तो वो कर्तरीवाच्य होता है। और उदाहरण समझाते हैं। मान लो उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 लिखिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या है? तो मैं है कर्ता। पुस्तक क्या है? तो पुस्तक है कर्म, और पढ़ता क्या हो गई? ये हो गई क्रिया। ठीक है, अब मैं जो है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है? एक तो सीधी सी बात है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पुल्लिंग है, पुल्लिंग है क्योंकि क्रिया भी पुल्लिंग में चल रही है। एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन में है। अगर हम क्रिया को ही स्त्रीलिंग कर दें तो होगी। अगर देख लेते हैं, अगर मान ले क्रिया का नाम लिखा दें तो सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब सीता को देखा जाए तो ये क्या है? सीता है यहाँ पे कर्ता, पुस्तक क्या है? पुस्तक हो गया कर्म, और पढ़ती है क्या है? ये है क्रिया।
अब देखिए इस वाक्य में कि यहाँ पे सीता क्या है, तो सीता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गई। सीता तो पढ़ती, क्रिया स्त्रीलिंग में आ गई। तो जिससे क्रिया बदलने से, अगर कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है तो वो कर्तरीवाच्य होता है। कि सभी वाक्यों को अगर देखें और इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दें, कर्तरीवाच्य जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार, कर्ता का वचन बदला तो क्रिया बदल गई थी, कर्ता का लिंग बदला तो क्रिया बदल गई थी, के अनुसार प्रयुक्त हो वहां कर्तरीवाच्य होता है। पहचान, यदि कर्ता के वचन व लिंग परिवर्तित किए जाएं तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी। हम कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित कर रहे हैं तो क्रिया भी परिवर्तित हो रही है। स्पष्ट रूप से समझ गए? और उदाहरण से लिखिए, देखिए यहाँ पे वह जो है कर्ता है और पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। यहाँ पे वे कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आ गई। आगे देखिए, अगर यहाँ पे मैं पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में तो क्रिया भी पुल्लिंग में हो गई। सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। और उदाहरण एक दो ठो लिखिए, इतना पहले लिखिए। चलिए और उदाहरण लिखिए, 4 होगा। और एक उदाहरण लिखिए नंबर 5। नंबर 5, नंबर 5, सीमा ने मेहंदी, सीमा ने मेहंदी लगाई, सीमा ने मेहंदी लगाई। अब देखिए इस वाक्य में सीमा क्या है, तो सीमा यहाँ पे कर्ता है। मेहंदी क्या है, तो मेहंदी क्या है, ये कर्म है क्योंकि मेहंदी पर लगा रही है। और ये क्या है, तो ये क्रिया है। ठीक है, अब लगाई तो सीमा क्या है, यहाँ पे सीमा स्त्रीलिंग है तो लगाया नहीं, क्या हो गई, लगाई, तो इस क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल गई। अर्थात क्रिया कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है। तो जहां पे कर्ता के बदलने से क्रिया बदलती है वो होता है कर्तरीवाच्य। और भी उदाहरण आप लोग को, अब कर्मवाच्य का फिर इसका एक अलग ट्रिक भी बता देंगे, ऐसे भी पहचान सकते हैं। लेकिन सबको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर ट्रिक पहले बता देंगे तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। ये कितना उदाहरण हो गया, लगभग 5, और एक हो गया कर्तरीवाच्य हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर पर आइए और लिखिए कर्मवाच्य। दूसरा नंबर पर क्या था, दूसरा नंबर पर था कर्मवाच्य। दूसरा नंबर पे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। जहां क्रिया किसके अनुसार, कर्म के, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, वहां कर्मवाच्य होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहां कर्मवाच्य होता है। अब इसका थोड़ा सा पहचान, इसका पहचान लिख लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मवाच्य है। तो सेम पहचान जिस तरह आप लोग को कर्तरीवाच्य में बताए थे उस तरह यहाँ भी बता देते हैं। जैसे देखिए, यदि कर्म के अनुसार है, तो यदि कर्म का वचन और लिंग, यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित, यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित मतलब बदलना, परिवर्तित किया जाए तो, यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित होगी। तो
क्रिया भी परिवर्तित होगी। यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित होगी, एक बात। दूसरी बात है, इसको कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता है। लिख सकते हैं, कर्ता का वचन, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें लिख लीजिए, कर्ता का वचन और लिंग, कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित होने से, कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित होने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले पेज में लिखते हैं, यदि कर्मवाच्य देख रहे थे, यदि क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहां कर्मवाच्य होता है। दूसरी बात, पहचान क्या है, यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित होगी। दूसरी बात, कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित होने पर क्रिया, इसको थोड़ा सा चलिए, कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित होने पर क्रिया पर कोई, ठीक है, दूसरा लाइन में क्या है, कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित होने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि कर्ता का, जिसमें कर्मवाच्य है, तो वहां पे कर्ता का वचन ये परिवर्तित कर भी देंगे तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे प्रभाव नहीं पड़ती है, उदाहरण से समझिए। उदाहरण से अगर देखें, जैसे अगर हम लिखें कि सुरेश ने पत्र लिखा, सुरेश ने पत्र लिखा, ये क्या लिखे, सुरेश ने पत्र लिखा। अब यहाँ देखिए, इस वाक्य में को अगर देखें तो यहाँ पे सुरेश क्या है, सुरेश महाप्रभु कर्ता है, पत्र क्या है, पत्र है कर्म, और क्या किया, लिखा, तो लिखा क्या है, लिखा है क्रिया। ये तो समझ में आ गई होगी कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया क्या है। अब सुरेश ने पत्र लिखा, अब देखिए यहाँ पे प्रधानता किसकी होगी, क्योंकि सुरेश ने है, तो कर्ता के बाद अगर ने आ रहा है तो कर्ता के बाद ने आने से ऐसे भी कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्ता के बाद अगर ने आए, ठीक है, तो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, कर्ता के बाद ने आ जाए तो हो जाता है कर्मवाच्य, ये पहचान बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पत्र शब्द जो है वो क्या है, पत्र शब्द क्या है, पत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो लिखा हो गया, तो ये क्या हो गई, यहाँ भी तो पुल्लिंग हो गया। अब इसी वाक्य को थोड़ा सा और परिवर्तित कर देते हैं। नंबर 2 में अगर लिखें कि रमेश ने अगर चिट्ठी है, रमेश ने चिट्ठी, रमेश ने क्या, चिट्ठी लिखी, रमेश ने चिट्ठी लिखा नहीं होगा, रमेश ने चिट्ठी लिखी। क्यों, क्योंकि रमेश यहाँ पे क्या था, तो रमेश यहाँ पे कर्ता है, और क्या है, ये पुल्लिंग है, रमेश तो एक लड़का है तो पुल्लिंग है। चिट्ठी क्या है, चिट्ठी यहाँ पे कर्म है, और लिखी यानी ये क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए, रमेश तो पुल्लिंग है, तो रमेश अगर पुल्लिंग है तो रमेश ने चिट्ठी लिखा होगा, लेकिन नहीं होगा, इसलिए कि चिट्ठी शब्द है स्त्रीलिंग। चिट्ठी शब्द क्या है, चिट्ठी शब्द है स्त्रीलिंग, तो क्रिया हो गई स्त्रीलिंग, जबकि रमेश क्या है पुल्लिंग। नहीं बदली ना, इससे कर्ता के परिवर्तित होने से क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें कर्मवाच्य है, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। और उदाहरण लिखिए,
और उदाहरण लिखिए। नंबर 3 उदाहरण में लिखिए, दूध सीता के द्वारा पिया गया। दूध सीता के द्वारा क्या किया गया? तो दूध सीता के द्वारा पिया गया। ये भी उदाहरण हो गया। अब दूध सीता के द्वारा पिया गया तो किसके द्वारा हुआ? तो अगर द्वारा शब्द आ गया, ठीक है, तो द्वारा शब्द आ गया यहाँ पे, तो ऐसे भी कर्मवाच्य हो गई। एक बात हमेशा कर्मवाच्य के बारे में नोट कर लीजिए आप लोग, हमेशा याद रखिएगा कि नोट में ये तो अच्छे से समझ में आ गई। कर्मवाच्य के बारे में, कर्मवाच्य के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया में ही होती है। ठीक है, कर्मवाच्य जो होती है वो कहाँ होती है? सदैव सकर्मक क्रिया में होती है। सकर्मक क्रिया का मतलब जहाँ कर्म की प्रधानता हो और जहाँ पे कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हो वहाँ होता है कर्मवाच्य। जहाँ पे सिर्फ कर्ता हो और क्रिया हो वो अकर्मक क्रिया हो गई, तो वहाँ पे कर्मवाच्य नहीं होगा। तो कर्मवाच्य क्या होता है? सदैव सकर्मक क्रिया में, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे देखिए, तो दूध जो है सीता के द्वारा अगर पिया गया था, तो इस वाक्य को देखें तो सीता क्या थी? सीता पुल्लिंग, सीता शब्द जो है ये कर्ता है। सीता क्या है यहाँ पे? कर्ता है। और पिया गया तो ये क्या है? ये क्रिया है। लेकिन क्या किया गया? तो दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। तो दूध के बारे में बोला कि दूध सीता के द्वारा पिया गया, अर्थात कर्म के द्वारा कौन सी क्रिया की गई? तो दूध को पिया गया। ठीक है, इससे ही पता चल रहा है। और देखिए, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। अगर इसी वाक्य को थोड़ा सा और देख लें, नंबर 4, तो पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। पत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो सीता के द्वारा लिखा गया। लेकिन किसकी प्रधानता रही थी? पत्र की। होगी पत्र क्या है इसमें? पत्र अभी इसमें बताए थे कि कर्म है और सीता कर्ता है और लिखा गया क्या है? क्रिया है। अब थोड़ा सा इसको रिपीट कीजिए और आइए यहाँ पे क्या बोला कर्मवाच्य में? बोला कि जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहां कर्मवाच्य होता है। यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी, और कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित होने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, सुरेश ने पत्र लिखा। अब सुरेश शब्द जो था वो कर्ता था, पत्र शब्द क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया भी क्या हो गई? पुल्लिंग में। अब यहाँ पे रमेश शब्द तो पुल्लिंग में है, लेकिन चिट्ठी क्या थी? इसमें दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के उदाहरण दिए। चिट्ठी शब्द स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई। अब यहाँ पे देखिए, दूध शब्द पुल्लिंग होता है, दूध शब्द कर्म है और पुल्लिंग होता है तो पिया गया हो गया। ठीक है, अब देखिए पत्र शब्द के बारे में अभी तुरंत बताए थे आप लोग को कि पत्र शब्द जो होता है वो कैसा शब्द है? पुल्लिंग होता है। तो पत्र लिखा गया तो यहाँ पे क्रिया भी पुल्लिंग में आ गई। पत्र सीता तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो पत्र सीता के द्वारा लिखी गई होना चाहिए, लेकिन पत्र शब्द क्या है? पत्र शब्द है पुल्लिंग, तो सीता स्त्रीलिंग है, फिर भी पत्र क्या है? यहाँ पे कर्म है। पत्र यहाँ पे कर्म है तो क्रिया भी, पत्र क्या है? कर्म है और कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। अब सीता क्या है? सीता तो यहाँ करता है सीता, और सीता शब्द कैसी है? तो सीता स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कर्म की प्रधानता पुल्लिंग में रही तो क्रिया भी किसकी प्रधान में हो गई? पुल्लिंग में हो गई। और उदाहरण लिख लीजिए, 4 हुआ, एक उदाहरण और लिखिए ताकि अच्छे से समझ जाइए। इसका फिर और हम ट्रिक भी बताएंगे, इसका ट्रिक भी बता देंगे अभी। लिखिए, एक उदाहरण लिखिए कि मिठाई मनोज के द्वारा, मिठाई कितना नंबर था जी उदाहरण में? ये चौथा, 5वां होगा ये।
मिठाई मनोज के द्वारा, ऐसे शब्द भी, ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि अगर कहीं के द्वारा शब्द लगा रहे हैं तो वो कर्मवाच्य होता है। मिठाई मनोज के द्वारा क्या खाया गया, खाई गई, मनोज के द्वारा खाई गई। मिठाई क्या हुआ, मनोज के द्वारा खाई गई। अब देखिए यहाँ पे अगर इस वाक्य की चर्चा करें तो यहाँ पे मिठाई, मनोज और खाई गई, ठीक है। मनोज क्या है, करता है, मनोज क्या है, करता है। मिठाई क्या है, मिठाई कर्म है, और किसके द्वारा की गई, तो मनोज के द्वारा, तो ये क्या हो गई, ये क्रिया हो गई, ये क्या हुई, तो क्रिया हो गई। अब देखिए मिठाई शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, मिठाई शब्द कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो मिठाई मनोज के द्वारा खाया गया नहीं, बल्कि मिठाई मनोज के द्वारा, मनोज शब्द, मनोज क्या है, तो मनोज तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन क्रिया कर्म जो थी स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ पे ये क्या, क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। आई बात समझ में, क्रिया बदली, कर्म बदला तो क्रिया बदल गई, कर्ता से कोई लेना देना इसको नहीं हुआ। तो दो वाच्य तो हो गए, एक कर्मवाच्य हो गया और एक भाव कर्तृवाच्य हो गया। दो वाच्य तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, एक कर्तृवाच्य देख लिए और एक कर्मवाच्य देख लिए। अब बचा भाववाच्य, तो इसको भी देखिए, उसके बाद थोड़ा सा सबका ट्रिक लिख लीजिए, निचोड़। नंबर 3, नंबर 3 में क्या बोला, नंबर 3 में था भाववाच्य। नंबर 3 कौन सा वाच्य, तो भाववाच्य। अगर भाववाच्य की बात करें तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जहां क्रिया, जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग, जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो, के अनुसार प्रयुक्त हो, जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो वहां भाववाच्य होता है, वहां भाववाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। कुछ बातें इसके बारे में याद रखेंगे। पहली बात तो इसमें यह याद रखिए कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। क्या होती है, अकर्मक होती है। तो ये बात लिख लीजिए कि भाववाच्य में क्रिया, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, अकर्मक। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, एक बात ये। दूसरी बात, भाववाच्य में अक्सर वाक्य जो होता है नकारात्मक होता है, अर्थात नहीं का प्रयोग रहता है। भाववाच्य में वाक्य नकारात्मक होता है, नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब नहीं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में वाक्य नकारात्मक होता है, नहीं का प्रयोग रहता है। एक बात और यह लिखिए इसके बारे में, भाववाच्य ऐसे महत्वपूर्ण है भी। भाववाच्य में लिखिए, जैसे भाववाच्य से कर्ता की सक्षमता या अक्षमता का बोध होता है। भाववाच्य से कर्ता की स्वक्षमता, मतलब इसकी क्षमता या अक्षमता का पता चलता है, या भाववाच्य से कर्ता की स्वक्षमता या अक्षमता का पता चलता है। एक बात ये हो गई। पहली बात कि भाववाच्य में क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी, अर्थात अकर्मक का मतलब कर्ता तो होगा और क्रिया होगी, कर्म नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, भाववाच्य में वाक्य कैसा होता है, नकारात्मक होता है, अर्थात नहीं का प्रयोग होगा वाक्य में। तीसरी बात कि भाववाच्य में कर्ता की सक्षमता या अक्षमता का पता चलता है, ये पहचान ही है, ये क्या है,
ये पहचान ही बोल रहे हैं, जो आप लोग की पहचान सर नहीं लिखा है, तो ये तीनों क्या है जी, ये तीनों पहचान ही है। ठीक है, अब इसके उदाहरण से समझिए, उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। उदाहरण पहला ऐसे पता चल जाएगा, जैसे सीता से सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से सवेरे उठा नहीं जाता, ऐसे पता चल रहा है ना, उठा नहीं जाता है। ठीक है, उठा नहीं जाता है, नहीं मिल गया, नकारात्मकता का पता चल गया। अगर किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है तो वो भाववाच्य ही होता है। दूसरा राहुल से पढ़ा नहीं जाता, राहुल से पढ़ा नहीं जाता है। तीसरा उदाहरण और लिखिए, राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। ये तीनों वाक्य में देखिए नहीं का प्रयोग हो रहा है। अगर उदाहरण देखें तो लड़के खो खो खेल कर थक गए, क्या करके थक गए, खो खो खेल कर थक गए। एक भाव का पता चल रहा है कि क्या हुआ, थकान एक भाव है, अर्थात उससे वो पूर्ण रूपेण थक चुके हैं। तो जहाँ पे क्रिया का और कर्ता की सक्षमता और अक्षमता का बोध होता है, देखिए एक बार इसको समझा देते हैं। भाववाच्य, जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ भाववाच्य होता है। जहाँ क्रिया कर्ता क्या है, जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, अकर्मक होती है। भाववाच्य में वाक्य कैसा होता है, तो नकारात्मक होता है। भाववाच्य से कर्ता की, वाक्य में जो कर्ता है उसकी सक्षमता या अक्षमता का पता चलता है, अर्थात वो क्या कर सकने में सक्षम है और क्या नहीं कर सकता है, इसका वो पता चलता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, तो तीनों में आप लोग को ऐसे ही पता चल रहा है कि नहीं शब्द मिल रहा है तो हो जाएगा। और अगर किसी वाक्य में नहीं नहीं मिले फिर भी होगा, जैसे देखिए उदाहरण और लिखिए कि लड़के खो खो खेल कर, लड़के खो खो खेल कर थक गए, इसमें नहीं मिला, लेकिन इससे कर्ता के बारे में पता चल रहा है कि लड़के जो हैं खो खो खेल कर थक चुके हैं। अब उनमें सक्षमता, वो सक्षम नहीं कि और खेलें, वो थक चुके हैं। तो क्रिया के माध्यम से कर्ता की सक्षमता या क्षमता का बोध हो रहा है, तो इससे भी ये पता चल जाता है। अब ये तीनों बातें तो हो गई वाच्य के बारे में। वाच्य के तीन ही प्रकार थे, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो ये तो आप लोग देख चुके हैं अच्छे से। अब इसमें इससे ये देखिए कि इसके पहचान क्या है। अगर ये सभी चीज ना रहे, नहीं बने पाए, समय का अभाव रहे, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो एक लाइन में आप लोग को हम बता देते हैं तीनों के बारे में पहचान। देखिए वाच्य के पहचान, इसको जरूर याद रखिएगा। वाच्य के पहचान को क्या, पहला पहचान क्या है कि अगर कर्ता हो, ठीक है, कर्ता के बाद अगर ने चिन्ह लग जाए, जैसे राम ने, सीता ने, मोहन ने, श्याम ने, कर्ता के बाद अगर ने चिन्ह आता हो तो ये हमेशा कर्मवाच्य होता है। कर्ता के बाद अगर ने चिन्ह आया तो क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य होगा। कर्ता के बाद ने चिन्ह अर्थात कर्मवाच्य। दूसरी, अगर कर्ता है, कर्ता के बाद अगर से चिन्ह आया, कर्ता के बाद से, और से के बाद अगर किसी वस्तु का नाम आ रहा है तो वो भी कर्मवाच्य होता है। कर्ता के बाद से के बाद वस्तु का नाम, ये भी क्या होगा, ये भी कर्मवाच्य होता है। ये भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य का दो पहचान बता दिए, और पहचान लिखिए अभी। अगर कर्ता है, नंबर 3, अगर कर्ता है
कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया, कर्ता है और उसके बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया तो वहां कर्तरीवाच्य होता है। ठीक है, कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं, कोई कारक चिन्ह नहीं, कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं तो क्या होगा, तो ये कर्तरी वाच्य होता है। ये कौन सा वाच्य होगा, ये कर्तरी वाच्य होगा। एक कर्मवाच्य और ये क्या हुआ, कर्तरी के बाद। अगर कर्ता शब्द के बाद कोई भी कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह क्या हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इनमें से किसी भी चिन्हों का अगर प्रयोग नहीं हुआ कर्ता के बाद तो वो क्या हो जाएगा, कर्तरीवाच्य होगा। और लिखिए, अगर कर्ता है, कर्ता के बाद अगर से चिन्ह आ गया और से के बाद डायरेक्ट क्रिया आ गई, जैसे लड़के सीता से चला नहीं जाता है, लड़के से खेला नहीं जाता है, अगर कर्ता के बाद शेष चिन्ह के बाद क्रिया, तो क्रिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा भाववाच्य। ये क्या होता है, ये होता है भाववाच्य। तो ऐसे भी इसकी पहचान आप लोग कर लिए। कर्ता ने कर्मवाच्य हो जाएगा, अगर कर्ता के बाद से है, से के बाद वस्तु का नाम है तो वो कर्मवाच्य होगा। अगर कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं आया तो वो कर्मवाच्य कर्तरीवाच्य होता है। अगर कर्ता के बाद से चिन्ह, से के बाद क्रिया आ गया तो वो भाववाच्य होता है। ये इसका पहचान का तरीका था जो आप लोग को हम बता चुके हैं। और इसी के साथ जो वाच्य है इसका चैप्टर आप लोग का हुआ समाप्त। वाच्य में इतना ही पढ़ना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वाच्य की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रमेश से बोला नहीं जाता है, और एक पहचान तो ये भी है ना कि अगर किसी वाक्य में, यहाँ पे जो पहचान बताए थे, यहाँ देखिए यहाँ पे कि वाच्य में अगर कर्ता में नहीं आ जाता है, भाववाच्य में वाक्य कैसा होता है, नकारात्मक होता है। अगर कोई वाक्य नकारात्मक हो तो नकारात्मकता से पता चल जाएगा कि वो भाववाच्य है, तो ऐसे भी पहचान लेंगे। तो ये मोस्ट था। इसके अगर इतना पढ़ लिए जितना इस क्लास में हम आपको बता दिए वाच्य के बारे में, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाइए, तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है सब करने में, जो तिगड़म वाला दिमाग होता है ना सब को बनाने में, करने में, आप लोग के लिए सुलभ बनाने में, उसमें मेहनत लगती है। तो इतना अगर कर लिए तो कोई भी वाच्य का कोई भी क्वेश्चन हो वो छूटेगा नहीं, क्योंकि वाच्य इतना ही होता है। वाच्य के 3 ही भेद हैं, तो पर्याप्त आप लोग को लगभग हम उदाहरण भी करवा दिए हैं और ये अंत में ट्रिक भी बता दिए हैं। और सब ट्रिक को मिला ली, जितना उदाहरण किए हैं वो मिलता है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। धन्यवाद, क्योंकि रात्रि भी अधिक हो चुकी है। गुड नाइट सभी को। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।